नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर दिन हम और आप खबरों की दुनिया में जीते हैं। कुछ खबरें हमें उम्मीद देती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं और कुछ हमें गहरे दुख में डुबो देती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना की बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। 21 जून 2025 की सुबह जब शहर अपनी नींद से जाग रहा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान से एक ऐसी खबर आएगी जो कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल देगी। स्पाइस जेट की उड़ान SG 414, एक बोइंग 737 विमान जो दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था, अपने गंतव्य से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, लेकिन वो कभी लैंड नहीं कर पाया। इस विमान में 178 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे, जो एक सुरक्षित सफर की उम्मीद में बैठे थे। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उन 184 जिंदगियों की कहानी है जिनके सपने, उम्मीदें और भविष्य उस विमान के साथ ही खत्म हो गए। जब हम किसी विमान हादसे के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हुआ होगा? किसकी गलती थी? क्या इसे टाला जा सकता था? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था पर सवाल हैं जिस पर हम अपनी जान का भरोसा करते हैं। अहमदाबाद का यह हादसा भी ऐसे ही कई सवालों को जन्म देता है। सुबह का वक्त था, मौसम साफ बताया जा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक आधुनिक विमान अपने रास्ते से भटक गया और एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। इस घटना ने न सिर्फ उड्डयन सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए, बल्कि उन नियामक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जिनका काम हमारी हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाना है। इस हादसे की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। टीवी स्क्रीन पर जलते हुए विमान के मलबे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। एयरपोर्ट के बाहर अपनों की सलामती की दुआ करते लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे और दिलों में एक अनजाना डर। हर कोई बस एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। प्रारंभिक रिपोर्टों में बताया गया कि विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से कुछ किलोमीटर पहले ही एक रिहायशी इलाके के पास क्रैश हो गया। इस हादसे ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि तकनीक की तरक्की के बावजूद मानवीय भूल या प्रणाली की विफलता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, खासकर जब बात सैकड़ों लोगों की जान की हो। तो चलिए, आज प्राइम टाइम में हम इस घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम बात करेंगे उन तमाम पहलुओं की जो इस हादसे का कारण बने। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई मानवीय लापरवाही भी छिपी हुई है? हम देखेंगे कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं। यह सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि हर हादसे के बाद जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने का वादा खोखला लगता है। यह कहानी सिर्फ एक विमान के गिरने की नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम पर भरोसे के गिरने की भी कहानी हो सकती है। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात का सबसे व्यस्त और देश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है जो शहर के विकास के साथ साथ आगे बढ़ा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ सुरक्षा से जुड़े सवाल भी समय समय पर उठते रहे हैं। किसी भी हवाई अड्डे की सुरक्षा सिर्फ उसकी चारदीवारी या सुरक्षा कर्मियों तक सीमित नहीं होती। इसकी सुरक्षा का मतलब है कि वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कितना सक्षम है, रनवे का रखरखाव कैसा है और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्या इंतजाम है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते हवाई यातायात के दबाव के कारण अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी कई चुनौतियां बढ़ी हैं, जिनका समाधान समय पर किया जाना बेहद जरूरी था। यह पहली बार नहीं है जब अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम किसी अप्रिय घटना से जुड़ा हो। हालांकि 2025 का यह हादसा अब तक का सबसे भयानक था। इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले रनवे पर किसी जानवर के आ जाने की घटना हुई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टला था। इसके अलावा खराब मौसम में विमानों को उतारने में आने वाली दिक्कतों और पुराने नेविगेशन सिस्टम को लेकर भी पायलटों ने चिंता जाहिर की थी। इन घटनाओं को एक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए था। क्या इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया? क्या एयरपोर्ट प्रबंधन और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इन मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए? ये सवाल आज इस हादसे के बाद और भी प्रासंगिक हो गए हैं।
किसी भी हवाई अड्डे के आसपास का शहरीकरण भी एक बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के मामले में भी यही हुआ है। समय के साथ हवाई अड्डे के आसपास घनी आबादी वाले इलाके बस गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार रनवे के आसपास एक निश्चित क्षेत्र खाली होना चाहिए, जिसे फनल कहा जाता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में विमान को सुरक्षित उतारा जा सके या नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इन नियमों का उल्लंघन होता है। 21 जून की घटना में विमान का रिहायशी इलाके के पास गिरना इस बात का सबूत है कि यह खतरा कितना बड़ा है। क्या इन अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कभी कोई ठोस कार्रवाई की गई? इस हादसे ने एयरपोर्ट की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब विमान क्रैश हुआ तो बचाव दल को घटनास्थल पर पहुंचने में कितना समय लगा? क्या उनके पास आग बुझाने और लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त और आधुनिक उपकरण थे? शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार घटनास्थल तक पहुंचने के संकरे रास्तों और भीड़ के कारण बचाव कार्यों में देरी हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह उम्मीद की जाती है कि वह किसी भी आपदा से निपटने के लिए हर पल तैयार रहे। लेकिन क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट इस कसौटी पर खरा उतरा? यह हादसा सिर्फ एक विमान की विफलता नहीं, बल्कि यह उस पूरे इकोसिस्टम की विफलता की ओर इशारा कर रहा है, जिसे हमारी हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब हम उस आखिरी उड़ान के उन क्रूशल मिनटों की बात करते हैं जब सब कुछ बदल गया। उड़ान SG 414 ने दिल्ली से समय पर उड़ान भरी थी और यात्रा का अधिकांश हिस्सा सामान्य था। विमान में बैठे यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, से मिली जानकारी के अनुसार पायलट और अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी। पायलट ने लैंडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मौसम साफ था और दृश्यता भी अच्छी थी, यानी विमान को उतारने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल थीं। फिर गड़बड़ी कहां हुई? जांच रिपोर्ट के अनुसार असली समस्या तब शुरू हुई जब विमान लैंडिंग के लिए अंतिम चरण में था। ATC ने विमान को रनवे 05 पर उतरने के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन डेटा रिकॉर्डर से पता चलता है कि विमान उस समय निर्धारित ऊंचाई से काफी नीचे उड़ रहा था। इसे तकनीकी भाषा में ग्लाइड स्लोप से नीचे आना कहते हैं। ग्लाइड स्लोप एक काल्पनिक रास्ता होता है जो विमान को रनवे पर सही कोण और ऊंचाई पर उतरने में मदद करता है। विमान का इस रास्ते से नीचे जाना एक बहुत बड़ा खतरा था और कॉकपिट में लगे चेतावनी सिस्टम ने टू लो, टेरेन जैसी चेतावनी भी दी होगी। इसका मतलब था कि विमान जमीन के बहुत करीब आ गया है। इस चेतावनी के बावजूद पायलटों ने गो अराउंड करने का फैसला क्यों नहीं किया? गो अराउंड एक मानक प्रक्रिया है जिसमें अगर पायलट को लैंडिंग में कोई भी खतरा महसूस होता है तो वह विमान को दोबारा ऊपर ले जाकर एक और चक्कर लगाकर लैंडिंग की कोशिश करता है। यह एक सुरक्षित विकल्प होता है, लेकिन SG 414 के पायलटों ने ऐसा नहीं किया। वे विमान को नीचे ले जाते रहे। क्या उन पर समय पर लैंडिंग करने का कोई दबाव था या वे अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए थे? जांचकर्ताओं ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि क्या पायलट थके हुए थे, जिसे पायलट फटीग कहा जाता है। एयरलाइनों पर अक्सर अपने पायलटों से ज्यादा घंटे काम कराने के आरोप लगते रहते हैं। अंतिम क्षणों में जब पायलटों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने विमान को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान की गति और ऊंचाई इतनी कम हो चुकी थी कि वे उसे संभाल नहीं पाए। विमान का एक पंख जमीन से टकराया और विमान बेकाबू होकर एक भयानक विस्फोट के साथ जमीन पर आ गिरा। यह पूरी घटना कुछ ही सेकंडों में घट गई। ATC टॉवर में बैठे नियंत्रक भी यह सब देखते रह गए। उन्होंने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक रेडियो शांत हो चुका था। यह हादसा मानवीय भूल और प्रक्रिया का पालन न करने का एक दुखद परिणाम था, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के बाद जवाबदेही की सुई कई दिशाओं में घूमी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट में सबसे पहली और सीधी जिम्मेदारी पायलटों की तय की गई। जांच में यह पाया गया कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ने ही मानक संचालन प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन किया था। विमान के निर्धारित ऊंचाई से नीचे जाने के बावजूद उन्होंने गो अराउंड का निर्णय नहीं लिया, जो उनकी सबसे बड़ी और घातक भूल साबित हुई।
लेकिन क्या सिर्फ पायलटों को दोषी ठहराकर इस मामले को बंद किया जा सकता है? शायद नहीं। जांच रिपोर्ट ने एयरलाइन यानी स्पाइस जेट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि एयरलाइन की प्रशिक्षण व्यवस्था में खामियां थीं। क्या पायलटों को ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त और नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा था? इसके अलावा पायलट फटीग या थकान का मुद्दा भी सामने आया। जांच में यह संकेत मिले कि पायलटों पर उड़ानें पूरी करने का दबाव था, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। एयरलाइन प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके पायलट शारीरिक और मानसिक रूप से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। इस मामले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि एटीसी ने विमान को लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब कंट्रोलर ने देखा कि विमान खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है, तो उन्हें और सक्रियता से पायलटों को चेतावनी देनी चाहिए थी। क्या एटीसी के पास ऐसे आधुनिक उपकरण थे जो उन्हें विमान की गलत स्थिति की तुरंत और सटीक जानकारी दे सकें? क्या एटीसी और पायलटों के बीच संवाद में कोई कमी थी? हालांकि जांच में एटीसी को सीधे तौर पर दोषी नहीं पाया गया, लेकिन इस घटना ने हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को और बेहतर बनाने की जरूरत को उजागर किया है। अंत में जांच रिपोर्ट ने इस हादसे को कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन करार दिया। इसका मतलब है कि विमान पूरी तरह से पायलट के नियंत्रण में था, लेकिन अनजाने में वह जमीन, पहाड़ या किसी अन्य बाधा से टकरा गया। रिपोर्ट के आधार पर मुख्य जिम्मेदारी पायलटों की मानी गई, लेकिन एयरलाइन की कमजोर प्रशिक्षण और निगरानी प्रणाली को भी एक सहायक कारण बताया गया। इस हादसे के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों के लिए पायलटों के प्रशिक्षण और थकान प्रबंधन नियमों को और सख्त कर दिया। हवाई अड्डों पर भी नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए। यह हादसा एक दर्दनाक सबक है कि हवाई सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, जिसमें पायलट, एयरलाइन और नियामक संस्थाओं सभी को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी।